नमस्कार। वाद विवाद कार्यक्रम में एक बार पुनः आप तमाम दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी कवयित्री के साथ कराएंगे जो कई पुस्तकें लिख चुकी हैं। और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस साहित्यिक मंच के बारे में जिसका गठन करने का विचार इन्होंने सामने रखा। वैसे श्रीमती कल्पना लाल जी बहुत परिचित हैं। ये लगभग 30 वर्षों से अध्यापिका रही मॉरिशस में। तो बहुत ही खुशी की बात है आप हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद उमा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपके मंच से आपके यहाँ के दर्शकों को, एमबीसी के दर्शकों को और आपको, दोनों को ही धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस मंच से साहित्यिक मंच के लिए कुछ बोल सकूं और अपनी बातों को, अपने मन की बात जो है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन जैसे हमने बताया कि आप कवयित्री हैं, आपने जी, कई पुस्तकें लिखी हैं, तो ये खुशी की बात रहेगी अगर इसकी शुरुआत हम आपके ही एक कविता के साथ शुरू करें। बिल्कुल। कहते हैं कविता का जन्म दर्द से होता है। कवि तो कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जब दर्द से ही शुरू होता है कविता का मार्ग, तो लीजिए हम आपको दर्द से ही जोड़ते हैं और उसी पर आधारित एक कविता भी सुनाते हैं। मैंने पूछा दर्द से, मैंने पूछा दर्द से तू रहता कहाँ है? मैंने पूछा दर्द से तू रहता कहाँ है? वो हंसा और बोला, पगले ये कैसा प्रश्न? वो हंसा और बोला, पगले ये कैसा प्रश्न? मैं क्या खुशी हूँ जो ढूंढे से भी ना मिलूं? मैं क्या खुशी हूँ जो ढूंढे से भी ना मिलूं? देख अपने आसपास, देख अपने आसपास, हर चेहरे में नजर आऊंगा, हर चेहरे में नजर आऊंगा, कितना भी चाहे छुपा ले, आंसुओं में बह ही जाऊंगा। मैं ही तो सच्चा दर्द हूँ इस जमाने का, मैं ही तो सच्चा हमदर्द हूँ इस जमाने का, दोस्ती जीवन भर निभाता हूँ। तू चाहे या ना चाहे, तू चाहे या ना चाहे, बिन बुलाए मैं आ ही जाता हूँ। मैंने फिर पूछा दर्द से, मैंने फिर पूछा दर्द से तू रहता कहाँ है? वो फिर हंसा और बोला, वो फिर हंसा और बोला, अरे पगले क्या इतना भी नहीं जानता, तेरी आंखों में नींद की जगह अब मैं ही तो रहता हूँ। बहुत खूब। ये दर्द भरी जो कविता है, जी, इसको लिखने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए जीवन ऐसा है कि कभी हंसी तो कभी खुशी तो कभी गम। ये मूड पर निर्भर करता है कि जब आप किस मूड में हैं, क्या लिखना चाहते हैं। कई बार तो आप लिखना भी नहीं चाहते, लेकिन वो शब्द अपने आप आपकी कलम से निकलते हैं और शब्द वो निकलते हैं जो कि आपके आसपास होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ कहने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगर दर्द भरी कविता है तो पल भी कुछ ऐसे होंगे कि जिनमें आपको कुछ उनको ही लेकर के उन्हीं मोतियों को पिरोना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। हम साहित्यिक मंच पर बात करने से पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कहते हैं कि अगर कोई भी भाषा सीखनी हो जी, तो कविता का माध्यम जो है उसे अपनाना चाहिए। ये बिल्कुल। बात कहाँ तक सच साबित होता है? देखिए, भाषा सीखने के लिए कविता एक बहुत अच्छा राह है, बहुत अच्छा मार्ग है, जिस पर चलकर आप कविता सीख सकते हैं, हुँ, हिंदी को ले सकते हैं, हिंदी क्या कोई भी भाषा हो, हुँ, क्योंकि सभी भाषाओं में कविताएँ लिखी जाती हैं। तो अगर आपको भाषा से प्रेम है और आप उसे समझते हैं, तो उसे सीखने का सबसे अच्छा मार्ग जो है वो कविता है। हुँ, कविता भावों को जो है आपके हृदय तक पहुँचाती है। जब आप
चाहेंगे कि आपको इसे सीखना है, तो आप जाने अनजाने उन भावों तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हुँ, और जब रास्ता ढूंढेंगे तो समय नहीं लगता है, आप उस भाषा से भी जुड़ते चले जाएंगे। हुँ, बिल्कुल। और श्रीमती कल्पना जी, अब हम आपके उस साहित्यिक मंच के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जिसका गठन आप लोगों ने किया है। बिल्कुल, मंच के गठन से पहले कुछ कहना चाहूँगी। जैसे आपने कहा विचार हुँ, कैसे आता है, इसको मंच का हुँ, रूप देने के लिए विचार कहाँ से आया? तो मैं ये कहूँगी विचार जो होते हैं वो खेतों में सोए हुए बीज की तरह होते हैं। हुँ, जब तक उन पर वर्षा नहीं होती है, पानी की बूंदें नहीं पड़ती हैं, वो विचार जो हैं, वो बीज जो हैं, वो धरती में समाये रहते हैं। और जैसे ही उन पर हवा पानी मिलता है, वो अपनी कोंपलें जो हैं, वो ऊपर खोल देते हैं। हुँ, इसे आप एक बालक के जन्म से भी इसकी तुलना कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी कार्य तब तक संपन्न नहीं होता जब तक कि उसका विकास ना हो। जन्म भी बालक तभी लेता है जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। हुँ, या इससे आगे भी बढ़कर लेते हैं तो मॉरिशस के जन्म को ही ले लेते हैं, इस देश के जन्म को ले लेते हैं। ना जाने कितने ज्वालामुखी फूटे होंगे इस समुद्र में। हजारों साल तक इस धरती ने बंजर बन के इंतजार किया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जब वो ठंडा हुआ तो उसमें बीज पनपने लगे। लोग आए और उन्होंने अपना रास्ता, अपना घर इस द्वीप को बनाया। तो कहने का अर्थ ये है कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता। हुँ, हर चीज़ का एक समय होता है। और अभी आपने कहा कि साहित्यिक मंच का समय भी कुछ ऐसा ही है, इंतज़ार का समय है। क्योंकि इसकी साहित्यिक मंच के जन्म की कहानी जो है, ये भी काफ़ी लंबी है। थोड़ा-सा पीछे जाते हैं जीवन में, तो भाषा का एक लगाव जो था, भारत में रहते हुए मॉरिशस आए, फिर यहाँ से वो भाषा जो है वो इस प्रकार जुड़ी कि एक तो ये समझ लीजिए कि जब एक व्यक्ति नया-नया एक देश में आता है, भाषा भी अलग, हुँ, सब कुछ अलग होता है। कुछ भी उसका अपना नहीं होता। हुँ, उससे जुड़ने के लिए उसको समय लगता है। और ये समय ऐसा था कि स्वयं को स्वयं से जोड़ने के लिए हुँ, कुछ लिखना आवश्यक था। हुँ, तो उस समय एक पत्र निकलता था, साप्ताहिक पत्र स्वदेश। हुँ, तो जब स्वदेश पे नज़र पड़ी तो कुछ लिखना आरंभ किया। हुँ, और धीरे-धीरे जब वो प्रकाशित होने लगा, मन आपका संतुष्ट होने लगा, कुछ आगे बढ़ने लगा, तो फिर समय आया जब सबसे पहले मैंने हिंदी लेखक संघ के साथ में जुड़ी। उनकी पत्रिकाओं में, उनकी कहानियों में जुड़ कर के आगे बढ़ी। उसके बाद इंद्रधनुष परिषद के साथ मेरा संपर्क हुआ, फिर हिंदी संगठन के साथ हुआ। हिंदी संगठन में मैं लगभग 30 साल तक हुँ, उसमें बोर्ड मेंबर भी रही। हुँ, और हर गतिविधि में भाग लेना, कुछ लिखना, ये सब उन्हीं के द्वारा होता रहा। मेरी एक बाल कविता संग्रह है, खट्टी मीठी मुस्कानें। हुँ, इसका तो प्रकाशन भी हिंदी स ने किया, हुँ, उनकी ओर से ही किया गया। और उसके बाद फिर एमजीआई आता है, सचिवालय आता है। हुँ, ये सारी संस्थाओं के साथ जुड़ते-जुड़ते जो है पता ही नहीं चला समय कब निकल गया और कब ये 40-42 वर्ष भी निकल गए। हुँ, तो जीवन की व्यस्तता जो है वो मंचों से जुड़ाव के लिए हुँ। उसने आपको थोड़ा-सा पुश किया, थोड़ा-सा उसकी तरफ धकेला, जिसको हम कह सकते हैं। शुरू से जो है आप जुड़ी रही बिल्कुल, साहित्य क्षेत्र के साथ। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये मंच कायम करने का विचार आया। मंच कायम करने का विचार तो देखिए, विचार जो होते हैं जैसे मैंने कहा ना अभी, कुछ
सोए रहते हैं, क्योंकि समय ऐसा होता है, समय इतना बलवान है कि आपको समय ढूँढना भी मुश्किल पड़ता है। हुँ, और जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि उसमें आपकी व्यस्तता होती है, घर, परिवार, बच्चे, हुँ, इन सब के रहते हुए थोड़ा आपको संयम रखना पड़ता है। और उस समय मंचों से भी जुड़ाव था, तो इस ओर बीज रूप में वो था, हुँ, लेकिन उसका आगे बढ़ना जो था उस समय संभव नहीं था। हुँ, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, समय भी है, तो सोचा क्यों ना हिंदी प्रेमियों को हम अपना एक मंच दें। और इसके साथ ये भी कहूँगी कि अभी पिछले साल ही भारत जाने का अवसर मिला, जहाँ अनेक मंचों से जुड़ने का अवसर मिला। और जब वहाँ से आए तो इच्छा इतनी प्रबल हुई, क्योंकि उन मंचों को देखा वो कैसे कार्यरत थे, हुँ, लोग कैसे जुड़ रहे थे। कोई काव्य मंच था तो कोई साहित्यिक मंच था। वहाँ का जो जीवन, उस मंच का जो असर था, हुँ, प्रोत्साहित करने वाला। प्रोत्साहित करने वाला था, हुँ, आपको कुछ ऐसा करने वाला था कि आप उससे जुड़ें। जो चीज़ सालों से छुपी हुई थी बीज रूप में, उसको अब पनपने का अवसर जो है वो मिला, क्योंकि अब समय भी था साथ में देने के लिए। कल्पना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब आपने इसकी इसको लॉन्च करने को सोचा, जी, तो मेरे ख़्याल से ये एक काव्य से संबंधित मंच था, लेकिन उसके बाद इसको साहित्यिक मंच में परिवर्तित किया, क्यों? बिल्कुल आपने सही सोचा, हुँ, क्योंकि हमने पहले सोचा था इसको महिला काव्य मंच हुँ, रखने का। लेकिन फिर सोचा कि अगर हम एक मासिक गोष्ठी करेंगे भी, तो यदि हम उसको महिला जोड़ देंगे या केवल काव्य जोड़ देंगे, तो वो उसका जो एक उद्देश्य है हुँ, वो पूरा नहीं होता था। हुँ, क्योंकि उसके लिए आपको जो है, आप अकेले तो करेंगे नहीं, हुँ, आपको लोग चाहिए, हुँ। लेखक चाहिए, कवि चाहिए। आप साहित्यिक मंच से जोड़ेंगे तो उसे साहित्य से जुड़ने वाले लोगों की आवश्यकता तो थी। अभी कितने सदस्य हैं इस मंच में लगभग? ऐसे देखा जाए तो मॉरिशस में जितने भी लेखक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, मैंने सबको उनमें जोड़ा है। कोई जैसे जिसको जब समय मिलता है वो आता है, अपनी अभिव्यक्ति देता है, हुँ, अपना वक्तव्य देता है, अपने विचार बाँटता है। हुँ, और ये तो हम भी जानते हैं कि अपने लिए समय निकालना भी कई बार, हर बार थोड़ा-सा हुँ। ब हाँ, जब हम मॉरिशस में साहित्य की बात करते हैं, तो हम अभिमन्यु अनंत जी को नहीं भूलते हैं। वे इतने प्रसिद्ध, उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है। लेकिन आपने एक महाकाव्य लिख डाला, गिरमिटिया महाकाव्य। जी। हाँ, तो ये इसमें क्या है? क्यों ये लिखने का विचार आया? ऐसा था कि मेरा कहानी संग्रह जो था वो छप चुका था, हुँ, वो आ चुका था, प्रकाशित हो चुका था। उसके बाद कुछ एक खालीपन-सा महसूस हुआ हुँ, कि अब क्या? हुँ, अगर आप वहीं रुक जाते हैं, तो फिर दोबारा से कुछ नया करने के लिए, वो कहते हैं ना, जब तक आप जुड़े रहते हैं, तब तक विचार भी आते हैं। हुँ, एक बार आप सुप्तावस्था में चले गए, थोड़ा-सा सो लिए, हुँ, तो वो नींद से जागना जो हुँ, होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। हुँ, तो मैंने अभिमन्यु अनंत जी की पुस्तक जो है लाल पसीना, उसको उसके बारे में काफ़ी सुना था, थोड़ा पढ़ा, तो लगा कि विचार जो हैं ऐसे तो आते ही नहीं हैं, लेकिन उनके लिए चिंतन, मनन करना आवश्यक हो जाता है। बहुत सोच समझ करके ये निर्णय भी लेना पड़ता है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। तो थोड़ा समय लगा, थोड़ी विचार मंथन करना पड़ा, और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी पड़ी। हुँ, फिर सोचा, जब उसे पढ़ा तो लगा कि अनंत जी ने पूरे मन से इस उपन्यास को लिखा है। हुँ, प्रत्येक घटना को उन्होंने मथा है,
विचारों को, दृश्यों को उस सीमा तक पहुंचाया है। क्योंकि भले ही उस समय हम वहाँ नहीं थे, वो भी नहीं थे, ये तो उससे भी पहले की कहानी है, हुँ, लेकिन वो जितना करीब से उन्होंने देखा है, हुँ, हमने तो सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा है। हुँ। इसमें कुछ काल्पनिक भी है। अब इसका जवाब तो अभिमन्यु अनंत ही दे सकते हैं कि इसमें कुछ काल्पनिक, क्योंकि देखिए कहानी पूर्ण रूप से जो है 100% जबकि आप उस जगह नहीं थे, उस हुँ, समय नहीं थे, तो आप 100% तो उसका वर्णन कर नहीं सकते। हुँ, कुछ ना कुछ तो जो है अतिशयोक्ति भी होती है, कुछ ना कुछ आप सोचते हैं, आपके विचार भी होते हैं, जिन विचारों को आप ढालना चाहते हैं। क्योंकि उस समय उनके दादा परदादा रहे होंगे, उनसे सुना होगा और उस समय को उन्होंने जिया होगा। हुँ, बिल्कुल आरंभ का समय नहीं था, लेकिन फिर भी दुख दर्द उन्होंने भी झेले होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, आसपास के लोगों को, आसपास की घटनाओं को सुना होगा। तो जब उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं तो दृश्य लगता है बहुत सटीक है, जैसे कि उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप उन दृश्यों को, उन अत्याचारों को जीते हैं। हुँ, विशेष रूप से मैं आपको बताऊं जिसमें उन्होंने महामारी का जिक्र किया है। हुँ, हम अभी एक महामारी से गुजरे हैं। कोविड आके गया है, अभी अभी गया भी क्या है, अभी तो घूम फिर के बार बार आ रहा है। हुँ, लेकिन जिस महामारी का दृश्य उन्होंने बताया, दिखाया, वो दृश्य आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कोरोना याद आ जाएगा। हुँ। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे इस बात का हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभिमन्यु अनंत जी ने लाल पसीना के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने ये अभिव्यक्ति की, जी, उस समय का ये जो दृश्य था उन्होंने इसमें दर्शाया जी, और इस पुस्तक के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कैसे कहेंगे उसको सराहा भी सराहा गया। गया। जी, हाँ, बिल्कुल। तो आप इससे जुड़ी, आप इसकी ओर आकर्षित हुई, जी। लेकिन इस महाकाव्य को लिखने में आपको कितना समय लगा? इसको लगभग सवा साल तो लग ही गया, हुँ, क्योंकि आप ये पुस्तक भी काफ़ी बड़ी है, हुँ, करीब सवा 200 पृष्ठ हैं इसमें। हुँ, और जब आप लेखन करना चाहते हैं, लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पूरी पुस्तक पढ़ लें और उसके बाद पुस्तक बंद कर दें और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। हुँ, खास तौर से जब आप एक कविता में उसको काव्यबद्ध करना चाहते हैं, हुँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा धीरे बढ़ना पड़ेगा। हुँ, अपने आप को उस जगह पर रखना पड़ेगा, उन दृश्यों को जीना पड़ेगा, उस दुख को आपने झेला नहीं, हुँ, लेकिन झेलना पड़ेगा लिखते समय कि आपने जो पढ़ा है, आप उसको सही दिशा दे सकें, सही शब्दों में उसका वर्णन कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है लगता है वापस उस समय में पलटना पड़ेगा, हुँ, उसी समय में जाना पड़ेगा, स्वयं को गिरमिटियों के साथ खड़ा करना पड़ेगा, उनके दर्द को महसूस करना पड़ेगा और स्वयं को भुलाकर उस चोले को अपनाना पड़ेगा। तभी आप शब्दों की गहराई को पकड़ सकते हैं, हुँ, अन्यथा ये मुश्किल है। हुँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने कई पुस्तकें लिखी हैं जी, और यहाँ पर गिरमिटिया महाकाव्य की रचना आपने की जी, और जिसे आपने बताया कि लगभग 1.5 साल लगे आपको। बिल्कुल। तो इस महाकाव्य में जो है आपने कविताओं के माध्यम से इसको सामने रखा। जी, हाँ, तो अगर उसमें कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगी? आपने फरमाइश की कि मैं कुछ पंक्तियाँ इस काव्य में से पढ़ूँ, तो मैं कुछ उन दर्द भरे चित्रों को आपके सामने लाना चाहूँगी। कड़ी धूप झुलसाती दे, कड़ी धूप झुलसाती दे, चुए पसीना माथे से, निरंतर काट रहे थे ईख वे अपने इन दो हाथों से। दुखों का कोई अंत नहीं, दुखों का कोई अंत नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, देह सूख कर काटा भई, कटेगा कैसे अब जीवन यहाँ।
एक प्रश्न था उनके लिए भी, कटेगा अब कैसे जीवन यहाँ। कुलियों के बुरे हाल थे, कुलियों के बहुत बुरे हाल थे कटनी के इस दौर में, कुलियों के बुरे हाल थे कटने के इस दौर में, चैन उन्हें पल भर का नहीं, दर्द उठे हर पौर में। भूखा पेट आंतें कुलाती, भूखा पेट आंतें कुलाती, खोली किशन ने टोकरी, आंसू आंखों से थे टपके, चींटियों से भरी थी टोकरी। खाना भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि चींटियां जो थी वो उसमें भर गई थी। सहजन की भुजड़ी थी उसमें, अब क्या मिला था खाने को, सहजन की भुजड़ी थी उसमें, और ईख की थी भेली, हो मीठी खुशबू से आकर्षित चींटियां भी थी आली। किससे कहता क्या कहता, फूटी तकदीर का किस्सा, उनकी तकदीर ही फूटी थी, समय ही ऐसा था कि उन्हें ये दुख झेलना पड़ा, ये देखना पड़ा। बहुत खूब। हाँ, तो ये तो प्रेरणादायक हो गया जिस तरह बिल्कुल से आपने बिल्कुल, लिखा है। हाँ। वो जीवन जो है वो उन्होंने कैसे जिया, हम्म, कौन से दुख उठाए, कैसे उठाए, वो सब सामने आए। हम्म, हाँ। और विशेष रूप से जैसे आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करें हैं उस साहित्यिक मंच के बारे में जिसको आपने गठित किया। जी अभी साल 2023 में आपने इसका गठन किया। जी हाँ, हम्म, इसकी पहली बैठक जो लगी थी, हम्म, पहला कार्य जो हुआ था वो हुआ था जनवरी में। हम्म, पहला जुटाव था, सभी हिंदी प्रेमियों को, छात्रों को, अध्यापकों को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने जोड़ना चाहा है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है हम्म, जिसमें हम सदस्यों को जोड़ते हैं, सदस्य उसमें अपनी रचना भेजते हैं, हम उसमें उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, या जहाँ तक हो सकता है अगर कहीं लगता है कि उनको कुछ सुझाव देना है या कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए भी उनको जो है उसमें बताना पड़ता है। अब तक हमारी 3 गोष्ठियाँ हो चुकी हैं और प्रत्येक गोष्ठी में कुछ ना कुछ नया लाने का प्रयत्न करते हैं। मार्च में हमने महिला दिवस मनाया था। हम लगभग इस कार्यक्रम के आखिर तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए आपसे ये मांग करेंगे एक बार पुनः, जब हम लोग काव्य के बारे में भी आज बात करें, आप कविते हैं तो अपनी एक और सुंदर सी कविता आप सुनाएं। बिल्कुल, आप कविता के लिए कह रही हैं, मैं सुनाने की हिमाकत करूँगी। तो इसका शीर्षक भी हिमाकत ही है। हाँ, आंसुओं की बनाकर स्याही, हम्म, आंसुओं की बनाकर स्याही, दर्द की कलम से आओ, आज तकदीर की तख्ती पर कुछ हिमाकत करते हैं। आंसुओं की बनाकर स्याही, दर्द की कलम से आओ, आज तकदीर की तख्ती पर कुछ हिमाकत करते हैं। चलो खटखटाते हैं दरवाजे उसके, चलो खटखटाते हैं दरवाजे उसके, कभी तो सुनेगा वो इल्तिजा हमारी। खटखटाते हैं दरवाजे उसके, कभी तो सुनेगा इल्तिजा वो हमारी। वो रहबर हमारा, वो रहबर हमारा, हम ही से है कायम, नहीं जानता क्या बादशाहत ये सारी। पल भर को भी जो नर्म हुई आंखें, पल भर को भी जो नर्म हुई आंखें, तो यकीन है सुनेगा दास्तां वो हमारी। देने होंगे अब इम्तिहान उसे भी, देने होंगे अब इम्तिहान उसे भी, समझेगा तभी तो कयामत है भारी। ये जन्नत उसकी जहाँ भी उसी का, ये जन्नत उसी की जहाँ भी उसी का, आईनों में छिपी है हकीकत हमारी। बहुत ठीक कल्पना जी, जैसे आप मॉरिशस आई, यहाँ गिरमिटिया के देश में बस गई, 42 वर्षों से आप रह गई यहाँ पे, और आप जो हैं यहाँ पर कविता के माध्यम से साहित्य के जो कैसे कहेंगे साहित्यिक क्षेत्र हैं उसके साथ जुड़ गई। और आप क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे जवान लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इस क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, हिंदी, उसमें भी कविता, कहानियाँ, साहित्य, उनका हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। हुँ, क्योंकि
जीवन का कौन सा पहलू है जो इनसे अछूता है। आपके जीवन में कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, खुशी हो, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस पर शिक्षा दे सकते हैं, लोगों को उनसे जोड़ सकते हैं। उनके कहते हैं ना कुछ उन्हें सीखने का मौका मिलता है इस तरीके से। हुँ, अगर जो आज के विद्यार्थी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं, केवल विद्यार्थी ही नहीं, कोई भी। इस मंच में हमने सबके लिए, इसीलिए तो हमने इसका नाम बदला। हुँ, कोई भी विधा हो साहित्य की, उस विधा को लेकर के हम आगे बढ़ें, अपने विचार साझा करें, जो आप लिखते हैं उसे साझा करें। इस ग्रुप में हम ये करते हैं और फिर आपको मौका देते हैं कि आप आइए और अपने सुझाव, अगर आपको कोई भी बात ऐसी लगती है तो आप अपने सुझाव दीजिए। उसके आधार पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे भी हम ये आशा करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ, जुड़ें। एक कार्यक्रम में आएंगे तो यकीनन अगले कार्यक्रम में आना नहीं भूलेंगे। हुँ। तो कल्पना जी, हम यही उम्मीद करते हैं, ये जो कार्य आपने शुरू किया है, इसमें आप बढ़ें और बहुत से लोग इसके साथ जुड़ें। तो इस कार्यक्रम में आपने हमें काफ़ी जानकारियाँ दी और हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, एमबीसी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम साहित्यिक मंच को लेकर के अपने विचार हिंदी प्रेमियों के साथ जोड़ें, हिंदी से जुड़े हुए लोगों के साथ जोड़ें, बच्चों से जोड़ें, वृद्धों से जोड़ें, नौजवानों से जोड़ें और उनको अपने साथ मिला कर के आगे बढ़ें, साहित्य की सेवा कर सकें, उनसे करवा सकें। हम तो बिल्कुल। करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब समय वो आ गया है कि उनसे हम साहित्य सेवा करवाएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनको मंच दें और वो उस मंच पे खरे उतरें। यही हमारी आशा है, यही अभिलाषा है। ठीक, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। नमस्कार। या इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और कार्यक्रम के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।